सो स्टूडेंट्स बीकॉम फाइनल ईयर ध्यान देंगे। आज हम लोग आपका यूनिट 4 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आप लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? आप लोगों ने ग्रॉस टोटल इनकम निकालना बहुत अच्छे से क्या होगा सीख गए। कैसे निकालते हो ग्रॉस टोटल इनकम? आप लोग क्या करते हो, किसी प्रकार का जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। पहला इनकम कहाँ से होता है? सैलरी से होता है। अगर आप कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, वहाँ से इनकम कमाते हो तो उसको सैलरी में क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। वो इनकम तुमको हो गया, तुम्हारा हो गया। अगर तुम्हारे पास किसी प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ से रेंट आता है आपके पास रेगुलरली, तो वो इनकम तुम्हारा हो जाता है। अगर आप इसके अलावा भी पीजीबीपी बिजनेस या प्रोफेशन करते हो, वहाँ से आपको पैसा आ जाता है, तो वो आपका इनकम होता है। और पैसा कहाँ से आता है? आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेच देते हो तो कैपिटल गेन होता है। या फिर आप कहीं केबीसी में चले जाते हो, जुआ हुआ खेल लेते हो, अट्टा सट्टा खेल लेते हो, तो वहाँ से इनकम हो जाता है। अदर सोर्सेज में क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। इसको इनकम सब सारे इनकम को जोड़ने के बाद टोटल इनकम आता है। फिर उसको क्या करते हो? सेट ऑफ करते हो। सेट ऑफ करते हो, जो भी लॉसेज वगैरह हो उसको क्या कर देते हो? सेट ऑफ कर देते हो। सेट ऑफ करने के बाद क्या निकलता है तुम लोग का? ग्रॉस टोटल इनकम। आया बात? ग्रॉस टोटल इनकम। गवर्नमेंट बोलता है कि इसी टीम इनकम पे क्या दे दो? टैक्स दे दो। ठीक है, मान लीजिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम आता है 15 लाख। कितना आ जाता है? 15 लाख। अब गवर्नमेंट बोलता है ठीक है भाई, आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया? 15 लाख आया। आप इस 15 लाख पे सपोज मान लो 10% टैक्स दे दो, तो बोलो कितना परसेंट टैक्स बना? 1.5 लाख। गवर्नमेंट बोलता है कि 1.5 लाख हमको क्या दे दो? टैक्स दे दो। अब आप ठहरे क्या? आप ठहरे टैक्स पेयर। तो आप चाहते हो कहीं ना कहीं से, यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार का छूट मिलना चाहिए। कुछ छूट मिल जाए टैक्स में, कुछ छूट दे दो यार, हमको टैक्स कम कर दो। तो टैक्स कम होगा जब आप क्या करते हो? खर्चे गिनाते हो। जब आपकी इनकम कम होगा तो टैक्स भी क्या होगा? कम होगा। तो आप खर्चा गिनाते हो, बोलते हो हाँ भाई मैंने फलाना जगह से मैंने पैसा तो क्या किया है? कमाया, लेकिन मैंने खर्च भी तो किया है। मैंने कार खरीदा, मैंने कपड़े खरीदे, मैंने शादियों में खर्च किया, मैंने पढ़ाई किया, मैंने फलाना किया, ढेकाना किया। दुनिया भर का अपना खर्चा गिनाते हो गवर्नमेंट को। भाई अगर कोई 1 करोड़ कमाता है, जरूरी कि 1 करोड़ में पूरा वो कुछ पैसे बचा लेगा? 1 करोड़ कमाता भी है तो उसके घर भर में, बच्चों की स्कूल फीस में दुनिया भर में उसके खर्चे भी होते हैं। अगर वो साल का अगर 5 लाख भी कमा रहा है तो उसमें भी उसके क्या हो जाते हैं? बहुत सारे पैसे खर्च में उड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट से क्या मांगता है? छूट मांगता है कि मैंने फलाना खर्च किया, मुझे छूट दे दो। पहली बात तो आपको पता है कि कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस करते हो तो उसका कोई छूट तो अपन को मिलता भी नहीं है। ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट आपको छूट देती है। क्या करती है गवर्नमेंट? आपको छूट देती है। अच्छा देखो, मान लो गवर्नमेंट डिडक्शन देती है, उसी छूट को अपन क्या बोलते हैं? डिडक्शन बोलते हैं। अब मान लीजिए आपका टोटल इनकम कितना है? 15 लाख है। ठीक है, 15 लाख है। आपने गवर्नमेंट को कुछ खर्चे गिनाए और डिडक्शन के अंतर में छूट मिल गया। आपको उस डिडक्शन में क्या हो गया? छूट मिल गया। ठीक है, मान लो कितने का छूट मिल गया? 5 लाख का। 5 लाख का गवर्नमेंट छूट दे दिया। बोलो इनकम कितना हुआ? 10 लाख। बोलो आप कितना टैक्स दे रहे हो? 1 लाख टैक्स दे रहे हो। बोलो जब छूट नहीं दे रहे थे तब गवर्नमेंट के खजाने में कितना जा रहा था? 1.5 लाख जा रहा था गवर्नमेंट के खजाने में। ठीक है, आज अब छूट दे रहा है गवर्नमेंट, आपको डिडक्शन दे रहा है, तब गवर्नमेंट के खजाने में कितना जा रहा है? 1 लाख। बोलो गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है भाई? कैसे फायदा हो रहा है? पहले जा रहा था गवर्नमेंट खजाने में 1.5 लाख। पहले उसके गवर्नमेंट का खजाना था, पहले कितना जा रहा था? 1.5 लाख जा रहा था। ठीक है, अभी कितना जा रहा है? 1 जा रहा है। बोलो हाँ, क्या बोल रहे हो? ऐसा क्या भाई? ऐसा कौन बढ़ जाता है? मतलब छूट मिलेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा तो लोग टैक्स देने से बचेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। चलो ठीक है, अब गवर्नमेंट एक तो डिक्लेयर कर देती हर एक आदमी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर आदमी को 1000 रुपये हर महीने टैक्स देना है। दोगे? नहीं दोगे? नहीं दोगे बोल रहा हो तो नहीं, जो बोल रहा था वही बोल रहा है भाई। कहाँ बोल रहे टैक्स? हाँ, अब कैसा है सर? होता है इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है ना। कारण देखो, टैक्स देने में पता आपको देखने से क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट को क्या लगता है? छूट हो। गवर्नमेंट का क्या हो रहा है? डिडक्शन देने से गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। और गवर्नमेंट से अपना रूलर होती है कि हमको डिडक्शन देने से हमको क्या होता है? नुकसान हो रहा है। लेकिन असल में गवर्नमेंट आपको बेवकूफ़ बनाती है। गवर्नमेंट मालूम है आपको छूट तो देती है। देखो 5 लाख का गवर्नमेंट जनरली, मान लो 5 लाख का कुछ खर्चे वर्चे मिला के आपने कुछ खर्चे किए तो आपको 5 लाख का क्या दिया? छूट दिया। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती मालूम है? आपको छूट तो देती है, बट ऐसे ऐसे खर्चे का छूट देती है जो गवर्नमेंट के पास ही आता है। वो खर्चे घूम फिर के किसके पास आता है? गवर्नमेंट के पास ही आता है। जैसे कि LIC, गवर्नमेंट बोलती है LIC कराओगे, उसका प्रीमियम भरोगे, उस प्रीमियम का छूट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो प्रीमियम किसके पास जाता है? गवर्नमेंट ही के पास ना जाता है।
है ना। किसी प्रकार का अगर आप कोई स्कीम लेते हो, जैसे कि आप जैसे कि आप लोग कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं या मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये और किसी प्रकार का किसी एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, किसी फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका पैसा भी किसके पास जाता है? कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास ही जाता है घूम फिर के। तो गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों का छूट देता है, आपको डिडक्शन देता है, जो घूम फिर के वो खर्चे किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास। तो देखो गवर्नमेंट जब छूट नहीं दे रही थी आपको, तो गवर्नमेंट के खजाने में कितना जा रहा था? 1.5 लाख। अब गवर्नमेंट जो छूट दे रही है, इतना मान के चलो 1.5 लाख, ये जो 5 लाख का छूट दे रही है, ये भी जो खर्चा तो है, कंज्यूमर का खर्चा हुआ, टैक्स पेयर का खर्चा हुआ, बट वो खर्चा किसके पास गया होगा? घूम फिर के गवर्नमेंट के ही फंड में गया होगा। तो देखो गवर्नमेंट छूट दिया तो टैक्स कितना गया? 1 लाख गया। लेकिन छूट के नाम पे हमने छूट, जैसे गवर्नमेंट बोला कि भाई ये खर्चा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। तो हम वो खर्चा करना क्या कर दिए? पैसे को फंसाना क्या कर दिए? चालू कर दिए। तो पैसा जो था मार्केट का पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास गया। 5 लाख गया। देखो कितना पैसा आ गया गवर्नमेंट पास? 6 लाख आया। छूट नहीं दे रही थी तो गवर्नमेंट पास कितना जा रहा था? 1.5 लाख। छूट दे रही तो गवर्नमेंट के पास कितना जा रहा है? 6 लाख। तो फायदा किसमें? गवर्नमेंट का, डिडक्शन देने में। तो गवर्नमेंट, एक बात याद रखो, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट उन्हीं का छूट देती है जो घूम फिर के पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाता है। एक तरह का इन्वेस्टिंग नेचर का होता है। सारा का सारा पैसा किसका नेचर का होता है? आप बोलोगे मैंने कार खरीदा, नहीं देगा। आप बोलोगे कपड़े खरीदे, छूट नहीं देगा। आप बोलोगे बच्चों का शादी किया, छूट नहीं देगा। बच्चों का पढ़ाई कराया, कोई छूट नहीं देगा। घर बनवाया, कोई छूट नहीं देगा। लेकिन लोन लोगे तो छूट देगा। घर बनवाओगे, अपने पैसे से घर बनवाओगे, उसका कोई छूट नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट से लोन लोगे और फिर उसका पैसा, उसका इंटरेस्ट पे करोगे या उसका इंस्टॉलमेंट पे करोगे, रीपेमेंट करोगे, तो उसका क्या मिलेगा? छूट आपको मिलेगा। तो ये कहानी डिडक्शन के पीछे। तो खैर अपन समझ में आया। तो जो भी खर्चे अपन, जो भी मैं आपको डिडक्शन बताने जाऊंगा, सारे के सारे देखना डिडक्शन इन्वेस्टिंग नेचर के होंगे और सारे के सारे पैसे किसके पास जाते होंगे? किसी न किसी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के पास ही वो पैसे क्या होते होंगे? जाते होंगे। इसलिए इसको बोलते हैं डिडक्शन। क्या है ये? डिडक्शन। तो ग्रॉस टोटल इनकम है। अगर आप गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर मांगते हो भैया कुछ छूट दे दो, तो गवर्नमेंट आपको छूट दे देता है। डिडक्शन के नाम पे क्या दे देता है? छूट दे देता है। और ये डिडक्शन कहाँ से कहाँ तक होता पता है? डिडक्शन ये होता है कहाँ से कहाँ तक? 80 सेक्शन 80C से लेकर, किसी भी इंडिविजुअल को भी डिडक्शन मिलता है। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। 80C से लेकर सेक्शन 80U तक का डिडक्शन मिलता है। और डिडक्शन क्या क्या हो सकते हैं आज हम डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, वो सारे डिडक्शन क्या क्या होते हैं, वो सारे डिडक्शन हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज समझाते हैं आपको क्या क्या वो डिडक्शन हो सकते हैं, समझना। जैसे कि देखिए आपके फॉर्मेट में सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला फॉर्मेट में हमको सामने दिखाई दे रहा होगा, मिटा देना इसको। देखो सबसे पहला आप लोग फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शन 80C। सबसे पहले 80C की बात कर रहा, मिला आप लोगों को? देखिए 80C में क्या मिला। नंबर 1 कहता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन प्रीवियस ईयर। भाई टैक्स लगाने, ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आता है कौन सा इनकम रहता है? प्रीवियस ईयर वाला। तो प्रीवियस ईयर में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, आपने लाइफ पॉलिसी लेते हो ना, कोई 2 लाख का लेगा, कोई 20 लाख का लेगा, कोई 25 लाख का लेगा, कोई 5 करोड़ का लेगा। सब अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी क्या करते लेते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप उस पॉलिसी पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हो, तो जितना पेड करते हो उतने का डिडक्शन क्या होता है? मिलता है। अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हो, क्या करते हो? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए, वो भी प्रीवियस ईयर में, तो उसका आपको डिडक्शन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा सर? अच्छा पहली बात तो किसको मिलेगा सर? किसको मिलेगा? सबसे पहला, अगर आपने खुद के लिए, एक इंडिविजुअल अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देता है तो उसको छूट मिलता है। प्लस इंडिविजुअल या स्पाउस, स्पाउस का मतलब समझते हो? जीवन साथी। अब यहाँ स्पाउस वर्ड क्या लिखे? बोले सर वाइफ लिख देना चाहिए। तो भाई क्या लेडीज लोग नहीं कमाते हैं क्या? स्पाउस, स्पाउस मतलब था जीवन साथी। अब जीवन साथी बोल दिए तो अगर वो अगर लड़का है तो लड़की उसके लिए जीवन साथी होगी, और लड़की तो उसका फिर जीवन साथी लड़का हो जाएगा। तो इंडिविजुअल अगर आप अपना पे करोगे तो छूट मिलेगा, अपने जीवन साथी का पे करोगे तो छूट क्या होगा? मिलेगा। अपने बच्चों का छूट पे करोगे तो उसका भी छूट मिलेगा, चाहे वो बच्चे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट मतलब होता है कि आपके छत्र छाया में रह रहे हो, अभी कोई कमाई वमाई नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है बच्चे कमाना चालू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट है, कमा रहे, वो खुद भी कमा रहे हैं, तो उनका भी अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो उसका छूट क्या होगा? मिलेगा। खुद का मिलेगा, फिर अपने जीवन साथी का मिलेगा, प्लस अपने बच्चों का मिलेगा, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। सर भाई का आपने प्रीमियम दिया है, नहीं मिलेगा। पापा का, मम्मी का नहीं मिलेगा। मम्मी पापा का अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कैसे गवर्नमेंट हम लोग को अलग करता है ना। ठीक है, भाई बहन का दोगे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ किसका? अपना भैया।
किसका? अपना, अपने जीवन साथी का, स्पाउस का, और किसका? बच्चों का। दैट्स इट, खत्म आया। अगर क्वेश्चन में कहीं ब्रदर अदर का दिया होगा तो आप उसको नहीं लोगे। आई बात समझ में? ठीक है। कितना देगा सर? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी लिया कब है। अगर आपने पॉलिसी लिया है लाइफ पॉलिसी टेकन ऑन, अगर आपने लाइफ पॉलिसी लिया कब है उस बात पे डिपेंड करता है। फॉर्मेट में लिखा ना आप लोग के, फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाइफ पॉलिसी आपने लिया कब है? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन 1 अप्रैल 2012। अगर आपने 1 अप्रैल 2012 या उसके पहले लिया है, कब लिया है? सॉरी, 1 अप्रैल 2012 के पहले लिया, बिफोर 1 अप्रैल 2012 के पहले, या बोला जा सकता है 31 मार्च 2012 को लिया है, उससे पहले अगर आपने क्या किया, लाइफ पॉलिसी क्या किया है, ले रखा है, तो आपको कितना मिलेगा? अप टू 20%। अच्छा, ऐसे में समझ में नहीं आएगा, ऐसा लिखो, विच एवर इज लेस। नंबर 1, एक्चुअल में जितना तुमने प्रीमियम पेड किया होगा ना वो ले लो। एक्चुअल में जो प्रीमियम तुमने पेड किया होगा ना उसको ले लेना, ठीक है। और नंबर 2, अप टू 20% ऑफ सम कैपिटल एश्योर्ड, 20% ऑफ सम कैपिटल एश्योर्ड, ठीक है। यानी कि पॉलिसी का वैल्यू, सपोज पॉलिसी मतलब क्या होता है, पॉलिसी का वैल्यू। क्या सीखा तुम लोगों ने? सुनो, आपको जितना भी आप प्रीमियम पे करोगे उसका डिडक्शन आपको निश्चित रूप से आपको डिडक्शन मिलेगा, बशर्ते याद रहे कि आपको देखना पड़ेगा पहले झांके कि पॉलिसी आपने कब लिया है। आपने पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2012 के पहले लिया हुआ, अगर पॉलिसी अगर आपने लिया है 1 अप्रैल 2012 के पहले पॉलिसी लिया है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा? इन दोनों में जो कम होगा, जो एक्चुअल, जो विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो कम होगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। नंबर 1, एक्चुअल प्रीमियम पेड की होगा उतना मिलेगा, या नंबर 2, 20% ऑफ सम कैपिटल एश्योर्ड। बोलोगे सर ये सम कैपिटल एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? जितने रुपए का पॉलिसी होता ना, भाई पॉलिसी प्रीमियम देते हो, लेकिन पॉलिसी भी तो होता ना 20 लाख, मैच्योरिटी डेट पे कितना पैसा मिलने वाला है, 20 लाख मिलने वाला है, 30 लाख मिलने वाला है, 40 लाख मिलने वाला है, कितना रुपए मिलने वाला है, तो उसका पॉलिसी का अपन लेते हैं, समझ में आया? उस पॉलिसी का लेंगे, ठीक है। जितने रुपए का पॉलिसी होगा चेक कर लेना। 20% है तो 20% इन दोनों में लेस कौन है, कम कौन है, ग्रेटर मत कम कौन है, उतना डिडक्शन मिल जाएगा। या कहा जा सकता है अप टू 20, अगर मैं ये लाइन ना बोलूँ सीधा बोल सकता हूँ 20% तक का डिडक्शन मिलेगा। अप टू 20%, अप टू 20% मतलब 20% तक या उससे कम तक का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। समझ आ गया बात? क्यों भाई आ गया? अच्छा, अगला। अब बोलोगे सर ठीक है, हम तो अभी के बच्चे हैं, हमने पॉलिसी कब ले रखा है? हमने पॉलिसी आफ्टर ले रखा है, हमने ले रखा है 1 अप्रैल 2012 को, या उसके बाद का ले रखा है सर हमने पॉलिसी। हमारे लिए क्या कहानी है? तो आप लोग के लिए कहानी है कि विच एवर इज लेस 15%, आप लोग के लिए थोड़ा कमी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 15%। अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद लिया हुआ है, 1 अप्रैल 2012 के दिन लिया हुआ, दिन का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा भैया, साफ साफ इसी के लिए बार बार बोल रहा हूँ। पहले वाले में क्या था? 1 अप्रैल 2012 के पहले था, यानी कि अगर 1 अप्रैल 2012 बोलेगा तो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये वाला रूल अप्लाई होगा। अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के दिन लिया है या उसके बाद लिया है, तब आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? विच एवर इज लेस। एक्चुअल में जो प्रीमियम पेड किए होंगे ना वो ले लो, और नंबर 2 क्या ले लो? 15% ऑफ सम कैपिटल एश्योर्ड ले लो। दोनों में जो कम होगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर आप सभी को? 80C में। अच्छा, ये सारा किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 80C पढ़ रहे हैं ना, वही सेक्शन 80C की बात कर रहे हैं अभी सेक्शन 80C में स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अपन 80C पढ़ रहे हैं। सब किस में आता है? सेक्शन 80C में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगला कहता है कि अच्छा हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? 1 मिनट, 15% बोल दिया क्या? नहीं सॉरी, 10% है, 10% सॉरी ये 10% है। कितना परसेंट है? 10% है। क्लियर आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बोलो। कितना परसेंट है? 10% है। 10%। अगर आपने 1 अप्रैल 2012 के पहले लिया है तो फिर कितना परसेंट? ज़्यादा ज़्यादा अप टू 20% ऑफ सम कैपिटल एश्योर्ड। और अगर आपने पॉलिसी कब ले रखा है? 1 अप्रैल 2012 के दिन लिया या उसके बाद लिया, तो फिर कितना मिलेगा? अप टू 10% ऑफ सम कैपिटल एश्योर्ड। 10%। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे तक आ गया समझ को? ओके। अगला देखो क्या लिखा है, नंबर 3 लिखता है, आपको देखना ध्यान से। लाइफ पॉलिसी टेकन आफ्टर 31 मार्च 2013। अगर आपने पॉलिसी कब ले रखा है? आफ्टर 31 मार्च 2013। अगर आपने 31 मार्च 2013 के बाद का कोई पॉलिसी ले रखा है। अच्छा, पॉलिसी ले रखा है, लेकिन किन के लिए ये चीज़? किन के लिए सर? आप तो कंफ्यूज कर रहे हो सर। आपने 12 बोला, फिर आपने अप्रैल 2012 बोला, फिर 2012 के पहले और बाद की बात की, यहाँ बीच में 13 क्यों घुसेड़ दे रहे हो? सुनो, अगर आपने पॉलिसी 31 मार्च 2013 को ले रखी और कैसे बंदे के लिए रखी पता है? ऐसा पर्सन जो डिसेबल है, डिसेबल समझते हो ना, मेंटली रूप से या शारीरिक रूप से जो अपंग है, ठीक है, वैसा क्या? वैसा आदमी नहीं कमा सकता।
वो भी तो कमा सकता है। तो उस आदमी के लिए या वो आदमी खुद के लिए अगर आपने उसने पॉलिसी ले रखा है सीवियर डिसेबिलिटी और सफरिंग फ्रॉम डिसीज़, तो ये सब चीज़ें जो है वो सब किस में आती है, इस चीज़ों में आती है। आफ्टर 31 मार्च इनका अगर कोई पॉलिसी ले रखा है तो इसका डिडक्शन कितना मिलेगा, विच एवर इज लेस। इसके लाइफ के लिए कोई पॉलिसी ले रखा है तो विच एवर इज लेस, एक्चुअल में जो प्रीमियम पेड किया रहेगा वो ले लो। और नंबर 2 15% ऑफ सम कैपिटल एश्योर्ड, कितना लेंगे 15%, ठीक है, कितना लेंगे 15%। समझ में आया कि नहीं? अगर इसके बाद ले रखा है, इसके पहले ले रखा तो फिर 20% लोगे, ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? ठीक, कितना लेंगे 15%। क्या सीखा हम लोगों ने अभी तक? अगर आपने लाइफ पॉलिसी ले रखी नॉर्मल लोगों के लिए, अगर आपने पहले तो लाइफ पॉलिसी ले रखी, किसके लिए लाइफ 80C में आता है, किसके लिए लाइफ पॉलिसी बोलो? सबसे पहला किसी भी इंडिविजुअल के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, उनके लिए, अपने बच्चों के लिए। समझ में आ गया? कितना मिलेगा? अगर आपने पॉलिसी, ये देखना पड़ेगा सर डेट क्या है। अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के पहले ले रखा है तो फिर आपको अप टू 20% ऑफ सम कैपिटल एश्योर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रीमियम का मिलेगा, जितना पे करोगे उतना मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे वो 20% से ज़्यादा ना हो, आपके पॉलिसी के 20% से ज़्यादा ना हो। और अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ले रखा है या उसके दिन ले रखा है तब कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक मिलेगा या उससे कम मिलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद बात आती है किसका, अगर कोई डिसेबल पर्सन है, कोई भी डिसेबल पर्सन है, सीवियर डिसेबल है। सीवियर डिसेबल का मतलब क्या होता है? भयंकर, मतलब वो डिसेबल है, मतलब बिल्कुल बिस्तर पड़ा हुआ है। डिसेबिलिटी भी अलग अलग प्रकार की होती है, एक सीवियर डिसेबिलिटी भी होती है जो मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति बड़ी ख़राब होती है। तो उस प्रकार का अगर डिसेबल पर्सन के लिए अगर आपने पॉलिसी ले रखा है, लाइफ पॉलिसी ले रखा है, तो उसका कितना मिलेगा 15% ऑफ सम कैपिटल एश्योर्ड। समझ में आ गया आप लोगों की? नहीं आया? आ गया समझ में? हाँ हाँ, 31 मार्च के 2013 पर फिर 20%, फिर 20%, ऐसे 15%। समझ में आ गया? ठीक है, नॉर्मल में गिना जाएगा। समझ में आया? तो ये हुआ लाइफ पॉलिसी वाली बात। किसकी बात हुई? लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 80C में आता है। किस में आता है? 80C में। समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक आ गया? पन्ना पलटेंगे आप लोग, जल्दी ध्यान दीजिए, पन्ना पलटिए। आ गए? पन्ना पलट लिए? चलो ध्यान दो। अगला नंबर 2, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हमने बताया था ना, प्रोविडेंट फंड होता है, देखो एक इंडिविजुअल होता है, एम्प्लॉयर नहीं ना, इंडिविजुअल बंदा जो खुद के प्रोविडेंट फंड में, उसका प्रोविडेंट फंड होता है। जब रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा तो प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार का होता है हमने पढ़ाया था, क्या क्या? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, याद आया सैलरी के टाइम पे, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। याद आया कि नहीं आया? अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने, एम्प्लॉयर नहीं, कोई भी इंडिविजुअल अपने प्रोविडेंट फंड में, चाहे वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाले या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डाले या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाले, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या करे? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाले, जितना पैसा डालेगा उतना डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा। जितना पैसा डालेगा उतना डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितना भी पैसा डालेगा उतना डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा। सर आपने इसको राउंड नहीं किया, नहीं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डालेगा तो नहीं मिलेगा। ध्यान रखना भैया, सबको ये मिलेगा, हर प्रकार के प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड में डालेगा तो नहीं मिलेगा। याद है जब सैलरी बनाते थे तो एम्प्लॉयर जो डालता था उसका तो कहानी अलग था, एम्प्लॉय भी प्रोविडेंट फंड में डालता था, बेसिक सैलरी में इंक्लूड होता था, उस समय टैक्सेबल होता था। ये देखो उसका डिडक्शन अभी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आई बात समझ में? उसका डिडक्शन आगे जाके मिल जाता है। क्लियर है? हाँ हाँ, वो टैक्सेबल होगा, उसका डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। समझ गए? कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक, चलिए, तो ध्यान रहेगा इस बात का। ठीक है, आगे देखो, नंबर 5 लिखा है एज सब्सक्रिप्शन टू एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बॉन्ड्स खरीदे हैं, 8 और 9 लिखा होगा देखना, इशूड इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। अगर आपने एनएससी बॉन्ड्स खरीदे, क्या खरीदे आपने? एनएससी बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो जितने रुपए का आपने खरीदा है उसका डिडक्शन आपको क्या होगा? मिलेगा। और तुम लोग पता है इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या होता है? इंटरेस्ट भी मिलता है, और इंटरेस्ट ना ऑलरेडी री इन्वेस्ट हो जाता है। ये इंटरेस्ट क्या होता है? री इन्वेस्ट हो जाता है, फिर से वो री इन्वेस्ट हो जाता है। ये इंटरेस्ट जो भी है, जैसे इंटरेस्ट मिला ना, जैसे मान लो आपने 10,000 के बॉन्ड खरीदे, मान लो उसको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10,000 आपने पैसा लगाया, खर्चा किया ना। यहाँ खर्चे की बात कर रही, इनकम की बात नहीं चल रही भैया। ये मत सोचना 1,000 इनकम हो रहा है, ठीक है, खर्चे की बात चल रही। बताओ आपके यहाँ से पैसा कितना खिसका? 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, अब उस पर अगले साल आपको इंटरेस्ट मिला, वो नो डाउट वो इनकम है, वो अलग बात है, इनकम अलग बात है, डिडक्शन की बात चल रही है।
वो जो 1000 इंटरेस्ट मिला फिर वो भी री इन्वेस्ट हो जाता है, तो भी एक तरह से खर्च हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, डिडक्शन उसका क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि वो भी खर्चे के रूप में क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, फिर से री इन्वेस्ट हो जा रहा है। लेकिन मालूम ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक के इंटरेस्ट का मिलेगा, 5 साल तक। 6वें साल का अगर इंटरेस्ट मिला होगा तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना, समझ में आया? खर्चे का डिडक्शन मिलेगा तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर आप सभी को? नहीं है क्लियर तो बोलो, एक बार और बोले। बोल रहा है कि एनएससी का बॉन्ड्स अगर खरीदोगे ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जितने का खरीदोगे चाहे वो 8 हो या 9 हो, डिडक्शन आपको मिलेगा। और उस पर अगर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसका भी डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि वो री इन्वेस्ट हो जाता है, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक के वाले साल का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा मालूम है? 5 साल तक। कितने साल तक का मिलेगा? 5 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, वो बॉन्ड का नाम है, ठीक है, 8-9। आगे देखो, हो गया ख़त्म। अब सुनो नेक्स्ट, अब अगला क्या लिखता है देखें, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन प्रीवियस ईयर टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। अगर आपने कोई बैंक घर बनाने के लिए घर बनवाया है, घर का क्या बनवाया है, कंस्ट्रक्शन कराया है, और इस कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपने कोई लोन लिया था, क्या लिया था, लोन लिया था, तो इंटरेस्ट देते थे उसका डिडक्शन कहाँ मिल जाता था, हाउस प्रॉपर्टी में। इंटरेस्ट देते थे उसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टीज मिल जाता था। लेकिन आप बोलोगे मैंने 10 लाख का लोन लिया था, अब लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, आप इकट्ठे 10 लाख रुपए क्या कर रहे हो, ले जाके जमा कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, इकट्ठे 10,000 ले जाके क्या कर रहे हो, 10 लाख ले जाके क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को, सॉरी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, बैंक को जमा कर रहे हो। बैंक को क्या करो, जमा करो, खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट से आप छूट मांगते हो, भाई मैंने 10 लाख रुपए पूरा बल्क का बल्क पैसा मैंने क्या किया है, रीपेमेंट किया लोन का, बड़ा झटका लगा है मुझे। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है ले ले डिडक्शन, क्या कर ले, ले ले। जितने अगर आपने कोई बैंक लोन का पैसा चुकाया है, इंटरेस्ट का नहीं, किसका, लोन का, इंटरेस्ट आएगा पैसा मत लेना, इंटरेस्ट तो मिल चुका है पहले आपको, हाउस प्रॉपर्टी के टाइम में मिल चुका, दोबारा थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई लोन का पेमेंट चुकाया किया है तो उसका डिडक्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आई बात समझ में? वो भी किस में मिलता है, 80C में मिलता है। क्लियर है? देखो, अगर आपने किसी प्रकार का ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम पटाया है तो उसका भी डिडक्शन क्या होगा, मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट टू LIC, अगर आपने LIC को लोन का इंस्टॉल को, कई बार अपन घर बनाने के लिए या किसी प्रकार का लोन लेते हैं, LIC से भी लोन लेते हैं, अपने बॉन्ड्स को सिक्योरिटी पे रख के गिरवी रखकर अपन लोन लेते हैं, तो उसका भी रीपेमेंट किया, उसके इंस्टॉलमेंट वगैरह दिया तो उसका भी डिडक्शन क्या होगा, मिलेगा। डिपॉजिट इन होम लोन अकाउंट, अगर आपने होम लोन अकाउंट में डिपॉजिट किया है, होम लोन लिया नहीं है, होम लोन लिया नहीं है, होम लोन अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया। लोग इन्वेस्ट करते हैं भाई, लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, अब लोन का पैसा आता कहाँ से, कमाने वाले लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं होम लोन अकाउंट में, तो वही लोन का पैसा वो घर बनाने के लिए लोगों को दिया जाता है, तो सब एक दूसरे से चलता है। तो होम लोन अकाउंट, अगर आपने होम लोन अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका डिडक्शन क्या होगा, मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को? कंट्रीब्यूशन टू यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्लान 1971, अगर आपने इंश्योरेंस प्लान यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्लान 1971 में अगर आपने पैसा फंसाया तो उसका डिडक्शन क्या होगा, मिलेगा 80C में। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ऑफ द LIC का अगर कोई यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है तो वहां पर भी पैसा फंसाया तो उसका भी डिडक्शन क्या होगा, मिलेगा म्यूचुअल फंड में। किसमें, म्यूचुअल फंड में। क्लियर आप सभी को? अगला, डिपॉजिट ट्यूशन फीस इन यूनिवर्सिटी, देखो अगर आपने कोई ट्यूशन फीस भरा है, किसी प्रकार का अगर आपने ट्यूशन फीस दिया, हमारे कोचिंग सेंटर में नहीं भैया, यूनिवर्सिटी की बात चल रही, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में सिचुएटेड है, वहाँ पर अगर आपने दिया है तो उसका डिडक्शन मिलेगा ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन। आप लोग कॉलेज फीस भरते हैं, उसमें ट्यूशन फीस भी लिखे रहता है, देते कि नहीं देते पता करो, नहीं देते तो फिर मांगो ट्यूशन, ठीक है। तो अगर आपने ट्यूशन फीस दिया तो उसका डिडक्शन क्या होगा, 80C में आपको क्या होगा, उसमें मिलेगा। लेकिन एक्सक्लूड, ये सब खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी डेवलपमेंट फीस, अगर आपने कोई डेवलपमेंट फीस दिया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। अगर आपने डोनेशन दिया है या सेमिनार नेचर, सिमिलर नेचर का अगर कोई खर्चा है, फीस है, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़े, नंबर 13 है डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि कोष। सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि कोष का एक सिस्टम लाया गया है, तो उसमें अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मिलने वाला नहीं, वहाँ से पैसा क्या हो रहा है, वहाँ आपने इन्वेस्ट किया, अपना पैसा फंसाया है, तो उसका डिडक्शन क्या होगा, आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म्स डिपॉजिट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years विद शेड्यूल बैंक इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फॉर्म द नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टर्म डिपॉजिट मतलब अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया, वो भी कितना, जो 5 साल से कम का नहीं है, 5 साल से अधिक वाला कोई फिक्स डिपॉजिट किया, तो जितना फिक्स डिपॉजिट किया उसका डिडक्शन मिलेगा। याद है ना, उसके इंटरेस्ट का छूट, इंटरेस्ट का अपन को टैक्सेबल होता था अदर सोर्सेज में, याद है कि नहीं, फिक्स डिपॉजिट में जो भी इंटरेस्ट मिलता था टैक्सेबल होता था। तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा फंसा रहे हो, मान लो 5 लाख 10 लाख आपने पैसा डाला है, तो जितना पैसा लगाया खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका भी डिडक्शन 80C में क्या होगा, मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट, डिपॉजिट इन 5 year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। अगर आपने 5 year पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट,
उसमें भी अगर आपने पैसा लगाया है तो आपको डिडक्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 2004, अगर आपने डिपॉजिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया तो उसका भी डिडक्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये पूरे एटीसी के पूरे कहानी नहीं है। ये जो आपके एग्जाम में आता है, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपके बुक में जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मेट बनाया ना। ऐसे बोलोगे तो बहुत सारे आइटम्स है इसमें, 50-60 आइटम निकल जाएंगे। समझ में आया? तो फिलहाल जो मेन आइटम हो हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया जो आपके क्वेश्चन में आने वाले। तो ये हमने क्या सीखा आज के डेट पे, एटीसी। क्या सीखा हम लोगों ने, एटीसी। और देखो नोट में लिख भी दिया है, एक्सक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर हमने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा डाला है तो उसका डिडक्शन अपन लोगों को नहीं मिलता है। क्लियर है? चलो आज एक आध क्वेश्चन देखें एटीसी से रिलेटेड। ये तो बात हुआ एटीसी का, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इतने में नींद आने लगा तो फिर भैया पूरा पढ़ाएंगे तो बेहोश ही हो जाओगे आप लोग तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन ही देखते हैं इससे रिलेटेड। आओ क्वेश्चन देखें। लाइए क्वेश्चन दीजिए, हमको बुक दीजिए, हम क्वेश्चन देखेंगे एक आध। तो देखो एटीसी समझ में आया। तो हमने एटीसी में कहाँ से देखा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से लेकर हमने कहाँ तक देखा, पूरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तक का हमने देखा, 2004 तक का। सारा बात दिमाग में बैठा? देखो याद कोई नहीं करना चाहिए, बस रट्टा नहीं मारना, वो दिमाग में बैठा लो तो एक पिक्चर सेट हो जाता है, दिमाग में क्या हो जाता है, वो सारी बातें बैठ जाती। ठीक है, अच्छा एक बात तो और, गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है भाई आपको एटीसी में जितना भी खर्चा करोगे डिडक्शन क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं, मान लो कि आपने एटीसी के अंदर में दुनिया भर के स्कीम्स में आपने पैसा लगाए, बोलो कितना पैसा लगाए, अंदाजन बताओ। आपसे पूछता हूँ कितना पैसा लगाए, 3 लाख लगाए। ठीक है, कितना लगाए, बोले कि मैंने सर कितने 3 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर दिया, मैंने LIC प्रीमियम, FD कराया, फलाना कराया, मैंने यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में पैसा लगाया, प्रोविडेंट फंड में लगाया, ऐसे करके कितना लगा दिया, 3 लाख मैंने इन्वेस्ट कर डाला। ठीक है, गवर्नमेंट बोलता है कि 3 लाख करना ला करो, 10 लाख करो, 13 लाख करो, अपने कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा मालूम है, अप टू 1,50,000। कहाँ तक मिलेगा, अप टू रुपीज 1,50,000 तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्वालिफाइंग अमाउंट है, क्या है ये, क्वालिफाइंग लिमिट बोल सकते हैं, या क्वालिफाइंग क्या बोलेंगे, क्वालिफाइंग अमाउंट बोलेंगे इसको। ठीक है, क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्वालिफाइंग जो अमाउंट होगा, क्वालिफाइंग अमाउंट बोलेंगे इसको। क्वालिफाइंग जो अमाउंट होगा वो 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम तक मिलेगा। अगर आपने 5 लाख 10 लाख लगाया तो वहाँ 10 लाख तक नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 1.5 लाख से फुटी कौड़ी नहीं। तो ऐसा तो नहीं सर, ठीक है सर, ऐसा तो नहीं क्या कि 3 लाख में से 1.5 लाख अभी मिल गया, 1.5 लाख अगले साल मिल जाएगा, नहीं, लैप्स हो जाएगा। एक बार में एक ही 1.5 लाख मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। अगर आपने 80,000 रुपए खर्चा किया एटीसी में, कुल मिलाकर कितना मिलेगा, 80,000 तक आपका खर्चा हुआ एटीसी में, पूरा 80 मिल जाएगा। 70 की हो 70 मिलेगा, 140 की हो 140 मिलेगा, 160 की हो 185 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ में आया? चलिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं बुक से रिलेटेड आपके। ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन तो बहुत कम है इससे रिलेटेड, हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं। देखो एटीसी से रिलेटेड आपके 5 एग्जाम्पल्स दिए आपके क्वेश्चन में, चैप्टर है ना। देखो चैप्टर का नाम क्या है, डिडक्शन इज टू बी मेड व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। मिल गया, चैप्टर का नाम है डिडक्शन इज टू बी मेड व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम, आपके चैप्टर का नाम है, समझो। एग्जाम्पल नंबर हम आपको देखिए, एग्जाम्पल नंबर इसमें 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर चलो सेकंड बना के दिखाता हूँ, क्या लिखा है सेकंड में, चलो ध्यान देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया क्या क्या है देख लो, सबके बुक में बोलना पड़ेगा, डायरेक्ट बना लूँ, डायरेक्ट बनाऊँ, चलो मैं सीधा बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाना और लिखते जाना। सुनो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट एंटाइटल टू द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आपको 80C के अंडर में कितने डिडक्शन आपको मिलने वाले हैं, उसका अमाउंट आपको कैलकुलेट करके क्या करना है, बताना है। ठीक है, कौन कौन सा डिडक्शन मिलेगा ये आपको कंप्यूट करना है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे ऑफ मिस्टर एक्स, तो अपन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट एंटाइटल्ड, अमाउंट क्या लिखेंगे, एंटाइटल्ड टू डिडक्शन सेक्शन 80C, सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर, नीचे लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में 15 मार्क्स बनाने को। अच्छा बात है, चलो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, सुनो। पहला लिखा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹80,000 ऑन लाइफ टेकन इन 2017, द प्रीमियम पेड ₹9,000। क्या लिखा है पहले समझ लो। नंबर 1 लिखा है लाइफ, नंबर 1 लिखता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹80,000। पॉलिसी कितने का लिया, 80,000 का पॉलिसी लिया।
80,000 का पॉलिसी लिया है ऑन ओन लाइफ, खुद के लाइफ के लिए, बोलो डिडक्शन मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। ठीक है, वो भी कब लिया है? इन 2017, 2017 में लिया है। ठीक है, देन प्रीमियम पेड, द प्रीमियम पेड, प्रीमियम कितना पेड किया है? प्रीमियम इसने पेड किया है कितना रुपया? 8,000, 9,000, 9,000 पेड किया। कितना पेड किया है? 9,000। ठीक है, रूल है। बताओ सबसे पहले एक बात बताओ कि इसने पॉलिसी कब ले रखा है? 1 अप्रैल 2, अच्छा नॉर्मल सही सलामत बंदा है तो ठीक है, अप्रैल 2012 के बाद लिया, सॉरी मार्च 2012 के बाद लिया है, तो 12 के बाद लिया तो फिर कितना 10% तक मिलेगा ज़्यादा। तो पॉलिसी 8,000 है ना, 80,000, 80,000 का 10% निकालो, 8,000, 8,000 80 10% है 8,000, और खर्चा कितना कर रहा है? कितना मिलेगा ज़्यादा? 8,000 तक ही मिलेगा, दोनों में जो कम होगा ना, कितना मिलेगा? 8,000 तक। तो यहाँ मिलेगा 8,000। समझ में आया? रुपीज में डालोगे कितना? 8,000। ठीक है, नंबर 2 बात नहीं। नंबर 2 क्या कहता है सुन लो। नंबर 2 कहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 15,000 और ऑन मैरिड डॉटर्स लाइफ, मैरिड डॉटर्स लाइफ पेड 1,000 रुपीज। बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 का लिया है, 15,000 रुपए का लिया है फॉर मैरिड डॉटर, फॉर मैरिड डॉटर, अपने मैरिड डॉटर के लिए लिया है। ठीक है, किसके लिए लिया है? मैरिड डॉटर के लिए क्या किया है उसने? लिया हुआ है। ठीक है, मैरिड डॉटर के लिए लिया है, वो भी प्रीमियम कितना पेड कर रहा है? 1,000 पेड कर रहा है। बोलो मैरिड डॉटर का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? मैंने पढ़ाया है कि अपने बच्चों का चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, तो भैया इंडिपेंडेंट तो है ना, डिपेंडेंट का है, भले इंडिपेंडेंट है, शादी हो गई इंडिपेंडेंट हो गई, तो मिल तो रहा है ना। क्या शादी हो गया तो क्या बेटी बेटी नहीं रही क्या? बच्चे तो बच्चे ना भैया। केस में नहीं देते हैं। अरे नहीं, इंडिपेंडेंट है ना, सब केस में लेते हैं आजकल, टेंशन मत लो। अभी HUF पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को सारी बात बताऊंगा, लड़कियों को क्या क्या अधिकार है। ठीक हो गया, काट। ठीक है, चलो 1,000 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ, तो इसमें देखो मिलेगा ना, मिलेगा। डेट नहीं दिया तो फिर नॉर्मल अप्रैल के 20% वाला लो, जब डेट ना दे तो 20% वाला लेके चलो। 1,500 का 20% निकालो 3,000, और प्रीमियम कितना दे रहा? 1,000। कितना मिलेगा? कम है, ठीक है 1,000, पूरा 1,000 मिल जाएगा। समझ में आया? इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही आप देख सकते बता सकते। नहीं आ रहा समझ में? एक बार और भाई, अपनी मैरिड के लड़की के लिए 15,000 रुपये का पॉलिसी लिया है, उसको प्रीमियम दे रहा 1,000 रुपया। लड़की चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, मिलेगा डिडक्शन। ठीक है, अब आप चेक करो, अब इसमें डेट दिया क्या, कब लिया पॉलिसी? जब कब लिया, नहीं दिया डेट तो क्या करोगे? 20% वाला ही मान के चलोगे। तो देखो पॉलिसी का 20% निकालो 3,000, और प्रीमियम कितना दे रहा है? 1,000। ठीक है, अंदर ही दे रहा है, 20% की क्या कर रहा है? अंदर ही दे रहा है, तो मतलब मिल जाएगा। 20% से ऊपर देगा तो फिर ज़्यादा 20% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आया बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 3, अगला देखो नंबर 3 क्या कहता है। नंबर 3 कहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 40,000 ऑन वाइफ्स लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बात नहीं करो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, और कितने का पॉलिसी लिया है? 40,000 रुपये का पॉलिसी लिया, बात नहीं करो, 40,000 रुपये का पॉलिसी लिया है ऑन वाइफ्स लाइफ, वाइफ्स लाइफ, अपनी पत्नी के लाइफ के लिए लिया। बोलो मिलेगा? और बोल रहा है कि पॉलिसी लिया 1 मई 2017 को, कितना, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? 10% वाला, और प्रीमियम पेड कर रहा है, साफ साफ लिख रहा है कि जो प्रीमियम पेड कर रहा है वो 5,000 रुपये पे कर रहा है। चलो आप ही से पूछता हूँ, आप ही बताइए। देखो भाई, 40,000 का 10% निकालोगे 4,000 आएगा, और प्रीमियम कितना भर रहा है? ज़्यादा भर रहा है ना, कितना मिलेगा? 4,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलने वाला। कितना मिलेगा? 4,000। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़े इसके बाद। उसके बाद लिखा नंबर 4, क्या लिखा देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बोलो कितना? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा, जोड़ लो। ठीक है, आगे देखो फिर उसके बाद क्या लिखा देखें, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है PPF पे। बोलो मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। कितना मिलेगा? मिल जाएगा पूरा 74,000। फिर आगे देखो फिर क्या लिखा है, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। बोलो नंबर 6, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। बोलो मिलेगा? हाँ सर ABATC में आता मिलेगा। लिखते टाइम ना अपना लिमिट अमाउंट का फिक्र मत किया करो, लिखते टाइम अमाउंट का फिक्र मत किया करो, जितना लाखों करोड़ों क्यों ना हो, छापते जाओ, लाख में आप डिसाइड करो कितना मिलेगा। ठीक है, टोटल करने के बाद बोलो कितना? 1200। कितना है? 1200 ले लो, 1200। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नंबर 7 है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस किया है। बोलो मिलेगा?
हाँ सर मिलेगा, कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा, मिल जाएगा। फिर बोल रहा हूँ उस पर इंटरेस्ट है, देखो लिख रहा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशूड। बोलो एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब मिलने वाला इंटरेस्ट, तो मिलेगा ना इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब इसमें ये तो नहीं लिखा कि भाई कितने साल का है, 5 साल तक मिलता, 5 साल के अंदर मानो मिल जाएगा 1700 कितना 30। आई बात समझ में? 1730 क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? हो गया। इसके बाद फिर देखो क्या लिखा हुआ है उसके बाद लिखा है रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट टू LIC। क्या लिखा है देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट रीपेड टू LIC ऑफ ₹25,000। द लोन वॉज टेकन ऑन 2010। परचेस अ DDA फ्लैट ऑन ओन रेसिडेंट। बोल रहे लोन फ्रॉम LIC। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन टू LIC। बोलो LIC को लोन का रीपेमेंट कर रहा है, बोलो मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितना दे रहा है? 25,000 रुपये मिल रहा है, दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? ट्यूशन फीस। हाँ मिलेगा ट्यूशन फीस मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा? ट्यूशन फीस कितना? 15,000। पूरा 15,000 क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। चलो टोटल करो कितना आ रहा है, देखो टोटल डिडक्शन। अमाउंट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन। बोलो कितना मिलेगा? 64,930। अरे यानी कुल मिला के खर्चा कितना कर रहा है? 1,64,930। गवर्नमेंट ने लिमिट कितना डिक्लेयर कर रखा है? 1,50,000। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देन क्वालिफाइंग अमाउंट। तो अपन लिख सकते हैं हेंस क्वालिफाइंग अमाउंट अप टू ₹1,50,000। क्वालिफाइंग अमाउंट कितना मिलेगा? 1,50,000 तक ही लिख सकते हैं। कितना मिलेगा? सेक्शन 80C। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो क्वालिफाइंग अमाउंट अप टू ₹1,00,000 कितना 50,000 मिलेगा। या फिर लिख सकते हो क्वालिफाइंग अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड। क्या लिखेंगे? क्वालिफाइंग अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड अप टू ₹1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। आई बात समझ में? मतलब 80C में कितना मिलेगा? ज़्यादा 1.5 लाख। तो बोलो भले इसने खर्चा किया 1,64,930, मिलेगा कितना? 1.5 लाख। इससे कम करता तो मिल जाता। समझ में आया? ओके, नोट करेंगे। देखिए बात नहीं तो तुम लोग देख लो यार, आपके एग्जाम्पल हमने 5 एग्जाम्पल था इस चैप्टर में। क्वेश्चन तो है नहीं कुछ खास, सीधा एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन हम लोग को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन से ज़्यादा दिया नहीं, 9 ही क्वेश्चन दिया। वो कहा उतना ज़्यादा नहीं, वो आप लोग बाद में बनाते रहिएगा। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर मैंने 2 बता दिया है आप लोग को। एग्जाम्पल नंबर 1 होमवर्क है, 2 होमवर्क है, 2 तो खैर मैंने बता दिया, 3 आपके लिए होमवर्क है, 4 होमवर्क है और 5 होमवर्क है। ये 5 एग्जाम्पल्स आप करिए। हाँ, ये 5 एग्जाम्पल को कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। ओके, कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में आगे के डिडक्शंस देखेंगे। 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80DD, 80D, 80DD सब देखेंगे अपन लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।